जीएस एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जिसकी पुनर्परीक्षा होने वाली है, या फिर आपका यूपी पीसीएस 2025 है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एनसीईआरटी की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें से हम जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट को क्लियर कर रहे हैं, तो उसमें जो हम कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़ाएंगे इसमें। और हमने जो है कक्षा 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट तरीके से पूरा कर लिया, जिसमें 6 क्लासेस हुई हैं। और उसके बाद फिर हमने क्लास 7 की जो है एनसीईआरटी पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है, उसकी जो है क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद जो आज हमारी है क्लास 8 की जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी शुरू होने वाली है, जिसकी आज पहला पार्ट है आज है, जिसका है संसाधन एवं विकास। तो बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, आप लोग अच्छे से आप लोग आइए। जी ऋचा जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत भैया आपका। ऋचा जी गुड इवनिंग, अजय कुमार जी वेरी गुड इवनिंग, राजेंद्र जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत भैया आपका। सक्सेस जी वेरी गुड इवनिंग, ओजी वाले वेरी गुड इवनिंग, स्वागत भैया आपका। थैंक यू काल भैरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। चलिए भैया आप लोग बताइए, ऋचा जी, अजय जी, सक्सेस जी, बताइए आप लोग की वॉइस क्लियर है, वीडियो विजुअल है, तो अपनी क्लास को हम फिर शुरू करते हैं ना। बहुत धमाकेदार आज क्लास होने वाली। जी अक्की जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत भैया आपका। बताइए आप लोग वॉइस क्लियर है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और बढ़िया से एकदम धमाकेदार या धुआंधार क्लास चलाते हैं, ठीक है। बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पेटेंट, ठीक है, पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है, ठीक है। क्लियर है, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कह रहा है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, जी ऋचा जी थैंक यू। बी कह रहा है कि किसी कलात्मक पूंजी पर एकमात्र अधिकार, और सी कह रहा है कि किसी व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी पर एकमात्र अधिकार, और डी आपका है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है पेटेंट क्या है, पेटेंट की सही परिभाषा क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, ठीक है। पेटेंट एक आपका अधिकार होता है, पेटेंट राइट होता है ना। तो ये अधिकार आया था आपका, ये कब आया था? ये आया था पेटेंट आपका आया था 1970 में आया था। कब आया था पेटेंट जो राइट आपका आया था? 1970 में आया था। पेटेंट एक्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पेटेंट एक्ट बोलते हैं, क्लियर है, 70 में आया था। तो पेटेंट का मतलब होता है भैया सब, हाँ बिल्कुल आप लोगों का बिल्कुल गलत है, डी आपका नहीं होगा, ठीक है, डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबका अलग अलग माने होता है। किसी विचार अथवा आविष्कार, इसमें क्या करा, किसी विचार अथवा आविष्कार, ठीक है। जैसे भैया कि मान लीजिए कि हमने ये बोर्ड जो है जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, इसका हमने आविष्कार किया है, हमने इसको आविष्कार किया है, ठीक है, इसको इन्वेंट किया है। तो ये हमारा पर्सनल विचार है, हमने इसको खोज की है, इसको हमने इन्वेंट किया है, तो इसका हमने पेटेंट करा लिया। अब जो है हम इसको बेचेंगे दूसरों लोगों के पास, जो कंपनियां होती हैं उनको बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, तो क्या होता है हमारा पेटेंट होता है, ठीक है। तो जब किसी चीज में हम हमारा जो है एक मात्र अधिकार होता है जिसको हम पेटेंट करते हैं, जिसको हम आविष्कार करते हैं, तो आपका हो जाएगा ए वाला। दूसरा कह रहा किसी कलात्मक पूंजी पर एकमात्र अधिकार, कलात्मक होता है जिसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। जैसे कि हम ये क्लास पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम ये क्लास पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा कलात्मक अधिकार, क्योंकि हम अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, हम टीचिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा कलात्मक अधिकार हो जाएगा यहाँ पर। और जो है इसमें हमारा कॉपीराइट आएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉपीराइट है, ये है कॉपीराइट की परिभाषा है, किसकी है भैया, ये कॉपीराइट क्या है, ठीक है। और जो सी कह रहा है किसी व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी पर, तो ये हमारा क्या होता है, इसको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क बोलते हैं। सब आपके सब अलग अलग हैं, तो आपका जो है एक वाला हो जाएगा, केवल जो ए वाला है, ए हो जाएगा आपका पेटेंट के बारे में। क्लियर है आपका? ऋचा जी, सक्सेस जी, ओजीए वाले बताइए आप लोग कंफ्यूज तो नहीं है? कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन ही था, इसलिए हमने इसको जो अच्छे से डाला इसमें। बताइए आप लोग, तो आपका ए वाला हो जाएगा पेटेंट के बारे में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है सतत पोषणी विकास, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सतत पोषणी विकास के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2, बताइए आप लोग, सतत पोषणी विकास किसको बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, बताना है आपको। एक कह रहा है आपका कि आर्थिक, एक कह रहा है आपका कि आर्थिक, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको हल्का सा, ठीक है। एक कह रहा है आपका कि आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का उपयोग, और बी कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का सभी लोगों के बीच समान रूप से वितरण,
सी कह रहा है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। और डी कह रहा है कि संसाधनों का पर्याप्त दोहन ताकि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, बताइए आप लोग। चलिए, तो ऋचा जी का सी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सी वाला हो जाएगा कि संसाधनों का, जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो संसाधनों का ऐसा प्रयोग करना ताकि हम उनका प्रयोग कर सके और जो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं, जो हमारे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है, उनके लिए जो हम अच्छे से उसको संरक्षित रख सके ना। तो आपका सी वाला हो जाएगा, बहुत बढ़िया। जैसे भैया इस समय क्या है, जैसे हम पेट्रोलियम का प्रयोग करते हैं वाहन चलाने के लिए, मोटरसाइकिल हो गई, गाड़ी हो गई, तो ये हमारा अधिकार थोड़ा है कि हम सब खत्म कर देंगे, नहीं, हम उनका ऐसा प्रयोग करें ताकि जो हमारे आने वाले, हमारे जो बच्चे होंगे, हमारे बच्चे के बच्चे होंगे, सबके बच्चे के बच्चे जो होंगे, उनके लिए भी वो सुरक्षित रहे, ताकि वो लोग भी जो है उसका प्रयोग कर सकें, ठीक है। तो प्रकृति आपका सी वाला हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अजय जी, सक्सेस जी, ओजीए वाले, सबका सी आ रहा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि संसाधनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। एक कह रहा है कि वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उन्हें हम वास्तविक संसाधन कहते हैं। और दूसरा कह रहा है भैया कि वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है उन्हें हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपको बताना सत्य है? ए कह रहा केवल एक, बी कह रहा केवल दो, सी कह रहा कि एक और दो, और डी कह रहा ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, बताइए आप लोग। सी आ रहा भैया, बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा भैया कि वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उन्हें वास्तविक संसाधन बोलते हैं, मतलब बोल रहा है कि एक्चुअल संसाधन बोलते हैं। तो बिल्कुल, जैसे जैसे मान लीजिए कि हमको ज्ञात है कि जो छोटा नागपुर का पठार है, क्या भैया है, छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, यहाँ पर कोयला के काफी महत्वपूर्ण भंडार हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको हम वास्तविक संसाधन बोलते हैं, क्योंकि हमको पता है और उनका हम प्रयोग भी कर रहे हैं। जी अजय जी हो जाएगा, क्योंकि उनका हम प्रयोग भी कर रहे हैं, तो हमको मालूम है उनका प्रयोग भी कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, आपके वास्तविक संसाधन इनको बोलते हैं, एक्चुअल संसाधन बोलते हैं, तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है उन्हें संभाव्य संसाधन बोलते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है कि जैसे मान लीजिए हमारा जो लद्दाख है, लद्दाख वाला क्षेत्र है, ठीक है, लद्दाख वाले क्षेत्र में क्या है कि भविष्य में जो है वहां पर यूरेनियम मिलने की संभावना है। लद्दाख में क्या है भाई, वहां पर संभावना है कि हो सकता है कि वहां पर जो भविष्य में यूरेनियम मिल जाएगा, तो एक प्रकार से संभावना ही तो है, तो उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, उनको हम संभाव्य बोलते हैं, भविष्य की बात हो रही है। तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, बिल्कुल, बहुत शानदार, वेरी गुड। अजय कुमार जी का सी आया है, ऋचा जी का सी आया है, सक्सेस जी का आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे जो है अजैव संसाधन है, बताना आपको, ठीक है, बताना आपको कौन से जो है अजैव संसाधन है। एक आपका है मृदा, दूसरा आपका है चट्टाने, तीसरा आपका है वृक्ष, चौथा आपका है खनिज। कूट कह रहा आपका ए कह रहा कि केवल 2 और 4, बी कह रहा कि 1 2 और 4, सी कह रहा केवल 4, और डी कह रहा कि 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, बताइए आप लोग भैया, ठीक है, बताइए आप लोग 4 का आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। जो संसाधन होते हैं, कोई भी संसाधन होता है, संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर हम लोग जो है 2 प्रकार में बांटते हैं, ठीक है। जो संसाधन होते हैं, संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार में बांटते हैं। एक हमारा होता है जय होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं, सजीव होता है, और एक हमारा अजय होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, निर्जीव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया अजैव पूछा गया, जो कि मतलब क्या होता है, निर्जीव वाला होता है। अब बताइए आप लोग इसमें निर्जीव क्या क्या है, देखते हैं, मिलाते हैं भैया। मृदा, मृदा में कोई जान नहीं होती है भैया, आपका निर्जीव है, बिल्कुल हो जाएगा आपका। चट्टाने, क्या चट्टान में कोई जान होती है, सांस लेती है, नहीं लेती है, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा भी हो जाएगा आपका, अजय हो जाएगा। खनिज, कोयला होता है, लोहा होता है, कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, इनमें तो कोई जाने नहीं होती है, तो आपका भी चौथा भी आपका सही हो जाएगा। आपके अजैव है, लेकिन जो वृक्ष है ये आपका अजैव नहीं है, क्या क्या है, ये सजीव है,
ये क्या है आपका, ये आपका जय हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4। किसमें भैया है 1 2 4? हाँ बी वाला, बहुत शानदार। जिनका जिनका बी आ रहा है बहुत बढ़िया जी, 4 का बी हो जाएगा, बहुत शानदार, वेरी गुड। ऋचा जी का, सक्सेस जी का, अजय कुमार जी का आया है, ओजी वाले, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा। आप लोग बताइए, आप लोग को समझ में आ रहा है? थोड़ा सा भी अगर आपको तनिक मात्र भी अगर आपको दिक्कत हो रही है कहीं समझने में कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग जो है बेझिझक बोलिए, और हम यहाँ पर आपको है 2 बार बताएंगे। 1 बार पूछेंगे, 2 बार बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, 5 है। 5 कह रहा है कि मृदा निर्माण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। जी थैंक यू, थैंक यू जी वाले। एक कह रहा है आपको मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। दूसरा कह रहा है कि वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव जो है ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, मृदा निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। और तीसरा कह रहा है कि उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा की परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपके सत्य है, बताना है आपको इसमें। ए कह रहा है कि केवल 1 और 2, बी कह रहा है कि 2 और 3, सी कह रहा है कि केवल 3, और डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्या सही होगा, ठीक है, बताइए आप लोग। तो डी आ रहा भैया, ऋचा जी का डी आ रहा है। चलिए भैया देखते हैं, हल करते हैं भैया ना। इसमें हम लगाते हैं आज पाइथागोरस प्रमेय, है ना। चलिए, कह रहा है कि मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। जो मृदा होती है, मृदा का निर्माण किससे होता है? मृदा का जो निर्माण होता है वो कहता होता है खनिज। जो खनिज होते हैं, खनिज हो गए, ह्यूमस हो गए, है ना, ह्यूमस हो गया, इनके क्या है अपक्षय से होता है ना। जब चट्टानें घिसती हैं, चट्टानें घिसती हैं तो उनका अपक्षय होता है, भी इनका अपर्दन होता है, घिसती है, उसका क्या होता है, इनका निक्षेपण होता है, तो वहां पर क्या होता है, मृदा बनती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा कह रहा है कि वनस्पति हो गई आपकी, प्राणी और सूक्ष्म जीव जो है ह्यूमस, मृदा निर्माण की दर को, यहाँ पर आपका मृदा छूट गया है, मृदा होगा यहाँ पर, मृदा निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, तो बिल्कुल जो है वनस्पति है, ठीक है, वनस्पति होगी, पेड़ पौधे होते हैं, पत्तियां होती हैं। प्राणी जो है, प्राणी मात्र जैसे हम जैसे मानव लोग हैं, प्राणी हो गया। सूक्ष्म जीव जो होते हैं आपके अपघटक होते हैं, और ह्यूमस जो है जीव है, और ह्यूमस मृदा निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहा है आपका, दूसरा भी सही हो जाएगा। लेकिन तीसरा कह रहा है जो उच्चावच मतलब होता है जो ऊंचाई और जो गहराई है, ऊंचाई और गहराई हो गई, तुंगता और ढाल मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को नहीं भैया, जो उच्चावच है मतलब होता है जो नीच होता है, तुंगता और ढाल, ये मृदा निर्माण, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को नहीं, इनके संचय को निश्चित करते हैं। किसने? संचय को। जो होता है ना संचय मतलब होता है जहां मृदा जो इकट्ठा होती है उसको बोलते हैं संचय करना। तो आपको उसको ये लोग संकेत करते हैं। तो आपका जो है तीसरा गलत हो जाएगा इसमें, क्लियर है। तो आपका सही हो जाएगा 1 और 2, राइट आंसर जी बिल्कुल। किनका सही आ रहा है? सक्सेस जी का, जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 5 का ए, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी बिल्कुल। अजय कुमार जी डी नहीं होगा, ऋचा जी ने अगर डी दिया है तो डी नहीं होगा आपका, ये वाला गलत हो जाता है। जो कह रहा है कि जो मोटाई को प्रभावित करता है, जो मोटाई को निश्चित करता है वो समय होता है। समय के अनुसार जो है, समय के अनुसार क्या होता है, जो मृदा की मोटाई है कम ज्यादा होती है ना। तो आपका हो जाएगा 5 का ए वाला हो जाएगा केवल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो विधि है तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है। देखिए यहाँ पर सब इसमें सही है, लेकिन आपको यहाँ देखना है तीव्र ढाल, देखना है आपको यहाँ पर तीव्र ढाल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका रक्षक मेखला, बी है मल्चिंग, सी है वेदिका फार्म, और डी आपका है समोच्च रेखी जुताई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको बताना है 6 में क्या होगा। चलिए 6 में आप लोग आंसर दीजिए। तो क्या कर रहा है तीव्र ढालों में, जहां पर मतलब क्या होता है जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जो मतलब ऐसे पहाड़ मतलब मान लीजिए ऐसे पहाड़ लेकिन वहां एकदम तीव्र ढलान है, एकदम खड़ी ढलान है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है वेदिका फार्म का निर्माण करते हैं। वेदिका फार्म के द्वारा जो है वहां पर जो है आपकी फार्मिंग होती है, कृषि होती है, ताकि जो है जल जो है वहां पर धीरे धीरे आता है ना। तो आपका जी बहुत शानदार, वेरी गुड, सी हो जाएगा, वो जी वाले का सी आ रहा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, है ना। चलिए, रक्षक मेखला क्या होती है? जी बिल्कुल, और रक्षक मेखला क्या होती है, ठीक है, जो आपके तटीय क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं, जो तटीय क्षेत्र होते हैं
तटीय क्षेत्र हो गए, तटीय क्षेत्र हो गए, या फिर जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्र होते हैं, उनमें क्या हो गया है, जो पवन होती है ना, पवन के द्वारा जो, जी वेदिका बिल्कुल, जो पवन के द्वारा जो मृदा का कटाव होता है शुष्क क्षेत्र में, पवन के द्वारा जो हवा होती है, पवन के द्वारा जो, पवन के द्वारा मृदा के कटाव को रोकने के लिए हम पेड़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पेड़ लगाते हैं। अभी भी जो है गांव में भी पेड़ लगाए जाते हैं, ताकि जो है पवन चलती है तो उनको रोक सके, और जो है उसके द्वारा जो है हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं ना, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। क्लियर है? तो होता है हमारा रक्षक मेखला होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और समोच्च रेखीय जुताई कहाँ होती है? जहां पर जो है पहाड़ों में, लेकिन यहाँ पर है ढलान की बात नहीं की गई है, कम ढलान होती है पहाड़ों में, जो है पहाड़ों में जो है वहां पर जो है जहां जहां पर जो समान जो ऊंचाई होती है, वहां पर जो है समान रूप से जो है समोच्च रेखीय जुताई करते हैं, और जो पानी का जो बहाव है वहां पर नियमित रूप से आता रहता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, सी वाला हो जाएगा, वेदिका फार्म, जहां पर तीव्र ढलान की बात कर रहा है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि पहाड़ी ढालों पर, देख लिया अगला क्वेश्चन आ गया है, पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी जो है विधि सबसे उपयुक्त है? अब यहाँ पर तीव्र ढलान की बात नहीं की गई है, केवल पहाड़ी ढाल की बात की गई है। ए आपका है समोच्च रेखीय जुताई, बी आपका है रक्षक मेखला, और सी है मल्चिंग विधि, और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। बताइए आप लोग 7 में क्या होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या कह रहा है भैया कि पहाड़ी ढालों पर अभी हमने देखा है रक्षक मेखला क्या होती है, इसमें हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाकर ना, पेड़ लगाकर इसमें हम हवा जो पवन होती है उसके बहाव को रोकते हैं, ताकि जो है मृदा का अपरदन नहीं होता है, कटाव नहीं होता है। जो आपका ए वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? ए वाला हो जाएगा समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई में क्या होता है, जो पहाड़ी ढाल होते हैं वहां पर जो है हम जो जहां जहां पर समान ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहां पर उसको हम जोत देते हैं, वहां पर खेती करते हैं ना, तो आपका हो जाएगा समोच्च रेखीय जुताई जो होती है कहां पर? पहाड़ी ढालों पर। क्लियर है? पहाड़ी ढालों पर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ऋचा जी का ए आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ए आपका है नदियों का प्रदूषित जल, बी कह रहा है कि अम्लीय वर्षा, सी कह रहा है कि गिद्धों का अत्यधिक शिकार, और डी कह रहा है कि डिक्लोफेनिक एस्प्रिन जैसी पीड़कनाशी दवा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। ठीक है, गिद्ध अब जो है पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन एकदम मान लीजिए कि ना के बराबर उपलब्ध है। गिद्ध क्या होता है? ये प्राकृतिक अपमार्जक होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृतिक अपमार्जक होते हैं। प्राकृतिक जो है अपमार्जक होते हैं, क्योंकि जो क्या है, जो मृत जीव जंतु होते हैं, जो मृत जानवर होते हैं, मृत जीव जंतु होते हैं, उनको क्या होता है, ये लोग खाते थे। ठीक है, जो मृत जानवर है, जीव जंतु है, इनको खाते थे, है ना, ताकि जो है दुर्गंध ना फैले, कोई अन्य बीमारी ना फैले। तो क्या हुआ धीरे धीरे कि जो एक आपने नाम सुना होगा डीडीटी आती थी ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, डीडीटी जिसको बोलते हैं, ये बंद हो गई है। ये क्या थी? एक क्या नाम होता, कीटनाशी था। और आपकी एक डिक्लोफेनिक दवा आती थी जिसको जानवर को खिलाया जाता था किसी पीड़कनाशी के रूप में, कोई दर्द हो गया उसको। तो इसमें क्या था, ये बहुत हानिकारक थी। जब जानवर खत्म हो गया, मर गया, तो उसके अंदर क्या है, ये रहता था। और जब इसको गिद्ध खाते थे जानवर को, तो वही जो दवा डिक्लोफेनिक है, ये उसके ऊपर असर करती थी, जिससे क्या हुआ कि जो गिद्ध है उनकी मृत्यु हो गई। तो आपका जो है इसी तरह धीरे धीरे क्या हुआ, गिद्धों की मृत्यु हो गई। तो जो है काफी मात्रा में गिद्ध खत्म हो गए हैं। तो आपका हो जाएगा डी वाला हो जाएगा कि डिक्लोफेनिक और एस्प्रिन जैसी जो पीड़कनाशी दवा है, इनके अत्यधिक प्रयोग से क्या क्या हुआ, जो है गिद्धों का अंत हो गया ना। चलिए, डी वाला आपका सही हो जाएगा, बहुत शानदार, वेरी गुड। आपका है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। उपर्युक्त विवरण किसको निरूपित करता है, आप बताना है। ए आपका है राष्ट्रीय उद्यान, बी है जैवमंडल निचय जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, सी आपका है वन्य जीव अभ्यारण्य है, और डी है वनस्पति उद्यान जिसको हम बोटेनिकल गार्डन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। ठीक है, चलिए बताते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें
क्या हो जाएगा, जो आपका जैवमंडल नीचे होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ये क्या होते हैं, या वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े होते हैं ना, इनको क्या होता है, इनको हम घोषित करते हैं, बहुत कम होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान तो बहुत होते हैं हमारे देश में किसी भी स्थान पर, लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं बहुत कम होते हैं। ये क्या होते हैं, ये वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है ना। ये क्या होते हैं, आपके जैवमंडल नीचे होते हैं, ठीक है। चलिए ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, इनमें भी जो क्या होता है आपके जो है, इसमें पेड़ पौधे हो गए या फिर जानवरों को संरक्षित करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, अंतःस्थाने बोलते हैं, इनको हम अंतःस्थाने बोलते हैं, अंतःस्थाने, अंतःस्थाने। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन सिचू, इन सिचू ना, एक्स सिचू, इन सिचू बोलते हैं। इन पर क्या होता है, इनके अंदर क्या, किसी भी प्रकार का शिकार हो गया, आपका शिकार हो गया है ना, लकड़ी काटना वगैरह पूरी तरह से जो मनाही होती है इसमें, जो है लकड़ी वगैरह हम जो इसमें नहीं कर सकते हैं, ना तो हम इसमें पशुचारण कर सकते हैं। तो आपका बी वाला हो जाएगा, जैवमंडल नीचे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 10 कह रहा है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं। ए आपका है जैवमंडल नीचे, बी आपका है चिड़ियाघर, सी है वन्यजीव अभ्यारण्य और डी है राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। बताइए आप लोग कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए बताना है आपको, कौन सा इसमें हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा इसमें राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान जो होता है आपका ऐसा क्षेत्र होता है जो क्या होता है, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए ना, यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो है शिकार, ठीक है, शिकार हो गया, पशुचारण हो गया, या फिर आपका हो गया जो लकड़ी वगैरह जो होते हैं ना, लकड़ी वगैरह का जो होता है काटना बिल्कुल होता है, क्या होता है, मना होता है। इसके अंदर हम ये सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। केवल इसके अंदर क्या है, जीव जंतुओं का संरक्षण होता है ना। तो आपका डी वाला हो जाएगा, बहुत शानदार, वेरी गुड, आपका है राष्ट्रीय उद्यान, जिसको बोलते हैं नेशनल पार्क बोलते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। चलिए 11 कह रहा है कि संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिपाटी, जिसको हम बोलते हैं CITES, इसको हम क्या बोलते हैं, CITES के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य बताना आपको है। आप लोग बताइएगा कि साइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत अच्छा फुल फॉर्म है, इसका पूछा भी जाता है एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा इसको। कह रहा है कि यह विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। और दूसरा कह रहा है इसके अंतर्गत पशु पक्षियों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि यह विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। बिल्कुल, जो है साइट्स जो है ये 1963 में समझौता किया गया था। अंतरराष्ट्रीय समझौता था, कब हुआ था भैया, 1963 में हुआ था। विभिन्न देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से क्या होता है, इसके अंतर्गत जो पशु पक्षी होते हैं ना, जो पशु पक्षियों का जो अवैध व्यापार होता है उनको हम प्रतिबंध लगाते हैं, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म देख लीजिए आप, साइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, साइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए आप लोग, साइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है बताइए। द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं इसको। द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ये एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है ना। तो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कह रहा है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों को धरातल के नीचे से निकालने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ए आपका है प्रवेधन,
बी आपका है कुबकी खनन, सी है विवृत खनन और डी है आखनन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13, बताइए आप लोग। 12 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए आप लोग। ठीक है, तो जो पृथ्वी के अंदर जो सैले होती है, जो चट्टाने होती है, जो पृथ्वी के अंदर सैले चट्टाने होती है, इनसे जो हम प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, जिससे हम खनिज को प्राप्त करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, उसको हम खनन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खनन बोलते हैं, है ना, खनन बोलते हैं। लेकिन तो इसमें क्या करा, अच्छा ठीक है, प्रवेधन, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका कूपकी खनन क्या होता है, सब देखिए इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। कूपकी खनन क्या होता है, जब क्या होता है कि जब जो पेट्रोलियम वगैरह जो होते हैं, जो आपके खनिज होते हैं, जब काफी गहरे होते हैं, गहरे, बहुत गहरे स्थान पर होते हैं, बहुत बहुत गहराई में स्थित होते हैं, बहुत गहराई में होते हैं, बहुत गहराई में होते हैं, तो जो है हम कूपकी खनन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब गहराई कम होती है, कम गहराई में होते हैं, कम गहराई में होते हैं, तो हम जो है विवृत खनन का प्रयोग करते हैं, कम गहराई में। और आखनन मतलब जिस विधि के द्वारा जो है खनिज को निकाला जाता है, उसको हम आखनन बोलते हैं। जिस विधि के द्वारा, जिस विधि के द्वारा जो है खनिज निकाला जाता है, खनिज निकाला जाता है, उसको जो है हम आखनन बोलते हैं। क्लियर है, तो आपका ए वाला हो जाएगा प्रवेधन बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि धात्विक खनिज किन शैलों में, शैल समूह में पाया जाता है। ए आपका है आग्नेय एवं अवसादी, बी कह रहा है कि कायांतरित एवं अवसादी, सी कह रहा है कि आग्नेय एवं कायांतरित, और डी आपका है ऊपरी तीनों। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा। 13 में बताइए। तो धात्विक खनिज ना, धात्विक खनिज की बात कर रहा है। खनिज आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है धात्विक होती है, एक अधात्विक होती है। ठीक है, तो जो धात्विक खनिज कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है आग्नेय और कायांतरित, जिसको हम बोलते हैं रूपांतरित शैलें जो होती हैं, चट्टाने होती है, उनमें हमारी धात्विक खनिज पाई जाती है। ठीक है जी, माया कुशवाहा जी, सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपका हो जाएगा आग्नेय, जिसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक बोलते हैं, और कायांतरित जिसको बोलते हैं, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, जो आपका है आग्नेय और कायांतरित चट्टान में जो है आपकी धात्विक खनिज पाई जाती है ना। चलिए, धात्विक खनिज क्या कौन आपकी है, धात्विक खनिज है। और आधात्विक कहाँ पाई जाती है, जो आधात्विक होती है, आधात्विक कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी अवसादी चट्टानों में। ठीक है, अवसादी में, वेरी गुड, आपका हो जाएगा सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताना आपको है। कह रहा है, एक कह रहा है अधात्विक खनिज अवसादी शैल समूहों में पाए जाते हैं, देखिए आ गया ना इसमें, कह रहा है। और दूसरा कहना खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम कायांतरित चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। तो कूट आपका यहाँ पर है, ए कह रहा केवल एक, बी कह रहा केवल दो, सी कह रहा कि एक और दो दोनों, और डी कह रहा ना तो एक ना तो दो। जी माया कुशवाहा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपका अवसादी हो जाएगा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, बताइए आप लोग क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा, बताइए आप लोग। तो आपका हो जाएगा ए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अभी हमने बताया आपको कि जो आधात्विक खनिज, खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है धात्विक होता है, एक आपका अधात्विक होता है। तो जो धात्विक खनिज कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है आग्नेय और रूपांतरित में। और आपका जो आधात्विक खनिज कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, बिल्कुल सही आपका है। और दूसरा कह रहा है जैसे खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम, ये कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है, नहीं भैया, ये कहाँ मिलता है, अवसादी चट्टानों में मिलता है। कहाँ मिलता है, अवसादी चट्टानों में। चलिए, तो आपका हो जाएगा एक, ये वाला गलत हो गया ना आपका, तो आपका एक सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। अजय जी, ऋचा जी, ओजी वाले, माया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको काला सोना कहा जाता है? बताइए आप लोग, किसको जो है हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं? क्या बोलते हैं भैया? ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। ए आपका है कोयला, बी है पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद, सी है चूना पत्थर और डी है आपका अभ्रक। बताइए आप लोग क्या होगा? जी, माया जी का आ गया है बी। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा आपका? पेट्रोलियम और इससे बने जो उत्पाद होते हैं, पेट्रोलियम और इससे जो बने उत्पाद होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं काला सोना, क्योंकि बहुत महंगे होते हैं ना। क्या होते हैं? बहुत महंगे होते हैं, है ना? महंगे होते हैं, है ना भाई? जो चीज महंगी होती है उससे तुलना हम उसी तो करते हैं। अगर यहाँ पर आपका सोने के स्थान पर अगर अगर आपका कुछ दूसरा होता तो हम उसको बोलते कि काला काला वो बोलते हैं, काला डायमंड बोलते हैं। हाँ डायमंड है, लेकिन हम लोग काला सोना बोलते हैं ना। तो आपका हो जाएगा महंगे होते हैं ना। ये क्या होता है, इसके जो उत्पाद होते हैं बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया। 15 का बी ये दे रहे हो भैया? ए भी दे रहे हो? ए वाला नहीं होगा आपका, लेकिन आपका जो है माना जाता है केवल आपका बी माना जाता है। ठीक है, ए आप कह सकते हो, लेकिन आपका जो है बी वाला ही माना जाता है कि जो पेट्रोलियम उत्पादन होता है उससे बने जो प्रोडक्ट होते हैं इसी को जो हम काला सोना बोलते हैं। कोयला आपका काला होता है, आप उसको बोल सकते हो, लेकिन जो माना जाता है वो आपका पेट्रोलियम जो इससे जो उत्पाद होते हैं उसको ही बोलते हैं हम काला सोना। ठीक है, नहीं ऋचा जी, इसको हम काला सोना भी बोलते हैं। जो हमारे जो ये पेट्रोलियम वाला होता है काफी महंगा होता है ना पेट्रोलियम, इससे उत्पाद जो बनते हैं इसको हम बोलते हैं काला सोना। उसको तो आप बोल सकते हैं कि काला काला होता है, आपका कोयला काला होता है, ठीक है, लेकिन हम जो है मेन रूप से हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है? ए आपका है ज्वारी ऊर्जा, बी आपका है दूसरा आपका है परमाणु ऊर्जा, तीसरा आपका है बायोगैस, चौथा आपका है भूतापी ऊर्जा। मीनू सनावर जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है भैया आपका। चलिए थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए आप लोग। ठीक है, बताना है उससे कूट आपको बताना है। ए कह रहा है कि केवल 1 2 और 3 सही है, बी कह रहा है कि 2 3 और 4 सही है, सी कह रहा है केवल 1 और 2 सही है, और डी कह रहा है कि 1 2 3 4 मतलब कि चारों सही है। बताना आपको कौन सा इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए आप लोग। चलिए भैया, जो आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन था ना वो काला सोना वाला, एनसीईआरटी में आपका जो है पेट्रोलियम ही दिया गया है, उसमें कोयला नहीं दिया गया है ना, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि एनसीईआरटी जो मानता है वही मानना चाहिए ना। क्योंकि एनसीईआरटी जो किताबें होती हैं ये आपकी ऑथेंटिक बुक होती है। आप जो कहीं पर एग्जाम है अगर आप कोर्ट में दिखा सकते हैं इनको। ठीक है, डी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। पूछा इसमें है कौन सा जो है आपका गैर परंपरागत है। ठीक है, तो आपके ऊर्जा के 2 स्रोत होते हैं, एक आपका होता है परंपरागत होता है ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, 2 होते हैं, एक आपका होता है परंपरागत होता है, और एक आपका होता है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत, ठीक है, जो परंपरागत होता है जिसमें आपका क्या हो गया, जैसे आपका कोयला हो गया, आपका कोयला हो गया परंपरागत हो गया, खनिज तेल हो गया, खनिज तेल हो गया ना, गैस हो गई आपकी, प्राकृतिक गैस हो गई। अच्छा अच्छा, चलिए एक मिनट देख रहे हैं भाई। ठीक है, बताइए आप लोग। आप लोग बताइए, आप सही है? अब बताइए आप लोग सही है? अब दिख रहा है ना भैया? चलिए ठीक है, अब दिख रहा है ना आपका? डी वाला आपका है उपयुक्त सभी। तो आपके जो परंपरागत में आपका कोयला होता है, खनिज तेल होता है, गैस होता है, और गैर परंपरागत में क्या होता है आपका, जैसे आपका हो गया
सौर ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया आपका, ज्वारी ऊर्जा हो गया, ठीक है, ज्वारी ऊर्जा हो गया आपका, ठीक है। आपका और क्या होगा, जैसे परमाणु ऊर्जा आपका हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, भूतापी हो गया, भूतापी हो गया, ये सभी आपके गैर परंपरागत में आते हैं। चलिए बहुत, तो आपके जो है ज्वारी आपका हो गया, गैर परंपरागत है, ठीक है। आपका परमाणु ऊर्जा भी गैर परंपरागत है, बायोगैस ये भी आपका है, भूतापी ये भी आपका है। तो आपका डी वाला हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्लियर है। तो राइट आंसर आपका डी वाला हो गया, बहुत शानदार जी मीनू जी, ऑल राइट हो जाएगा, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर है 17, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में भूतापी ऊर्जा संयंत्र कहां कहां पर स्थित है, बताना आपको भूतापी संयंत्र, ठीक है। बहुत कम है, लेकिन 2 ही स्थान पर है, ठीक है। चलिए, एक आपका कह रहा है कि नागालैंड, दूसरा आपको कह रहा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, और चौथा आपका है मेघालय। तो कूट देना आपको है, ए कह रहा है आपका केवल 1 और 2, बी कह रहा है केवल 2 और 4, सी कह रहा है कि 2 और 3, और डी कह रहा है कि 1 2 3 और 4। क्वेश्चन नंबर आपका है 17, ठीक है। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होगा। चलिए भैया बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होगा। चलिए, तो आपका बताया, पूछ रहा है कि भूतापी ऊर्जा, तो भूतापी ऊर्जा संयंत्र केवल आपके 2 ही स्थान पर है। कहां पर है, एक आपका हिमाचल प्रदेश में जिसको बोलते हैं मणिकरण, क्या बोलते हैं भैया, मणिकरण बोलते हैं, और एक आपका कहां पर है, एक आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर, वर्तमान में जो है कहां पर, लद्दाख में आपका है, लद्दाख में पड़ता है आपका पूगा घाटी, कहां पर है, पूगा घाटी है ना, पूगा घाटी। तो 2 और 3 जी बिल्कुल, अगर हम जम्मू कश्मीर को मान लेंगे इसमें, तो आपको जो है इसमें 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अगर हम जम्मू कश्मीर को नहीं मानेंगे तो हमारा केवल 3 हो जाएगा, लेकिन 3 आपका ऑप्शन है नहीं इसमें, ठीक है। तो आपका जो है जम्मू कश्मीर है, लद्दाख हमने बना दिया उसको, तो 2 और 3 आपका हो जाएगा। आपका एक मणिकरण है हिमाचल प्रदेश में, और जम्मू कश्मीर में क्या है, लद्दाख में पूगा घाटी है जी। जम्मू कश्मीर एंड जो हिमाचल प्रदेश, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया मीनू जी, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 कह रहा है कि बायोगैस के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको है। एक कह रहा है कि बायोगैस संयंत्र में जैविक अपशिष्ट का बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है, और दूसरा कह रहा है कि बायोगैस मीथेन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है, मीथेन और ऑक्सीजन गैस का। बताना आपको कौन सा कथन इसमें सत्य बताना है। एक आपका है केवल 1, बी है केवल 2, सी कह रहा है कि 1 और 2 दोनों, डी कह रहा है ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18, बताइए आप लोग 18 में क्या सही होगा, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखते हैं, हल करते हैं ना भैया इसमें, है ना। चलिए इसमें अपनी कौन लगाते हैं, प्रमेय लगाते हैं इसमें, इसमें लगाते हैं हम लोग वही अपनी पुरानी पाइथागोरस प्रमेय ना। कह रहा कि 1 नंबर कह रहा कि बायोगैस संयंत्र में, जो बायोगैस संयंत्र होते हैं ना, में जैविक अपशिष्ट, जैसे आपका हो गया लकड़ी हो गया ना, जैसे आपका लकड़ी हो गया, ठीक है, अपशिष्ट हो गया, जैसे आपका गोबर जो होता है ना, गोबर जो भैंस या गाय का जो गोबर होता है उसको हम लोग डालते हैं ना, उसमें गोबर हो गया, का बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है। तो बिल्कुल भैया कह रहा है होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। मीनू जी का भैया क्या आ गया है, दोनों राइट है, माया जी का सी आ गया। चलिए भैया देखते हैं, मीनू जी कह रहे हैं ओनली 1। चलिए, अब दूसरा कह रहा है कि बायोगैस में मीथेन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है। भैया इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, कौन सी होती है, इसमें मीथेन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑक्सीजन गलत हो जाएगा, क्या होता है भैया आपका, ऑक्सीजन गैस कार्बन, CO2 होती है। तो अनिवार्य रूप से जो है इसमें गोबर गैस में जो है मीथेन और CO2 का अनिवार्य मिश्रण होता है, इसमें आपकी ऑक्सीजन गैस नहीं होती है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका आईएएस में, पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है, आने वाले हर एग्जाम में पूछेगा ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी सामान्य जानकारी से है जी बिल्कुल 1 होगा, बहुत शानदार, आपका 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर केवल 1 है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। मीनू जी, माया जी, ओजी वाले सक्सेस जी, सबका बढ़िया आ रहा है, अजय जी। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि विश्व का पहला ज्वारी ऊर्जा स्टेशन कहां बनाया गया था, बताइए आप लोग। CO2, HN सर जी,
हाँ सर जी, अच्छा हाँ सर जी। चलिए, ए आपका है फ्रांस में, बी है इंग्लैंड में, सी है अमेरिका में और डी आपका है जापान में। बताना है आपको कि विश्व में जो है प्रथम जो है पहला ज्वारी स्टेशन कहाँ बनाया गया था। ठीक है, बताइए। और है तो आपका क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रांस। क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ज्वारी ऊर्जा स्टेशन मतलब होता है कि जो ज्वार भाटा आते हैं ना, जो ज्वार भाटा आते हैं, जो ज्वार आता है, ज्वार आता है, ठीक है। तो जो ज्वार आता है तो उसके पानी को हम लोग, क्या होता है वहां पर बड़े बड़े बांध बनते हैं, तो ज्वार से क्या होता है जब पानी आता है तो उसको भर लेते हैं। उसके बाद कोई उसको छोड़ते हैं तो वहां पर टरबाइन लगा होता है। टरबाइन के द्वारा जो है, जो टरबाइन लगे होते हैं ना, टरबाइन के द्वारा जो है उस जल से जो है वहां पर बिजली बनती है। क्या बनती है, विद्युत बनती है। तो उसको बोलते हैं ज्वारी ऊर्जा बोलते हैं। क्लियर है, तो आपका हो जाएगा ए राइट हो जाएगा जी, बिल्कुल आपका हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फ्रांस की राजधानी बताइए आप लोग क्या होती है। प्रेस है, पेरिस है, क्या है, पेरिस है। इंग्लैंड की क्या है, लंदन है। ठीक है, पेरिस जो कहाँ बसा है, ये बसा है सीन नदी के किनारे। लंदन कहाँ बसा है भैया, टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। क्या भैया है, वाशिंगटन डीसी है। किस नदी किनारे बसा हुआ है, पोटोमैक नदी किनारे बसा हुआ है वाशिंगटन डीसी। और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। क्या भैया है, टोक्यो है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। माया जी का आ गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 20। पेरिस सीन नदी पर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है खनिजों की विशेषता नहीं है। एक कह रहा है कि ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। बी कह रहा है कि इनका एक रासायनिक संगठन होता है। सी कह रहा है कि ये असामान्य होते हैं। और डी कह रहा है इनका वितरण असमान होता है। बताइए आप लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया जी मीनू जी, बहुत शानदार। लंदन होता है, इंग्लैंड की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। बहुत बढ़िया। और आप लोग जो है, आप लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए। लाइक अभी बहुत कम है, ठीक है। आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अभी 12 ही लाइक है, तो लाइक की कमी है, थोड़ा सा उत्साहवर्धन मिलता है ना। चलिए, तो आपका हो जाएगा 20 का सी दे रहे हैं भैया। क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है कि इसमें कौन सा जो है खनिजों की विशेषता नहीं है। क्या नहीं भैया, खनिजों की विशेषता नहीं है। तो ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। बिल्कुल कह रहा है आपका, जो जो खनिज होते हैं कैसे होते हैं भैया, प्राकृतिक एक प्रक्रिया होती है ना, कि खनिज क्या होता है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों साल में क्या हो, नीचे दबते हैं, ऊपर से चट्टानें बनती हैं, फिर नीचे गलते हैं, तो आपके कोयला बनता है, सोना बनता है, पेट्रोलियम बनता है। तो एक प्रक्रिया होती है, प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। बिल्कुल आपका एक सही हो जाएगा। दूसरा बी है, इनका एक रासायनिक संगठन होता है। बिल्कुल, इनका एक केमिकल फार्मूला भी होता है इनका ना जी। नहीं, बी भी आपका सही है, बी आपका सही है, ए भी आपका सही है। सी कह रहा है कि ये असामान्य होते हैं, तो ये इनकी विशेषता नहीं है भैया, ये असामान्य होते हैं, ये इनकी विशेषता नहीं है। और डी कह रहा है कि इनका वितरण असमान होता है। ठीक है भैया, कहीं पर है, देखिए हमारे क्या उत्तर प्रदेश में क्या खनिजों की कमी है, ठीक है। लेकिन जो छोटा नागपुर का पठार है, वहां पर है आपका जो कोयला है ना, छोटा नागपुर पठार है। आप जैसे जैसे आप दक्षिण पूर्व की ओर जाते जाएंगे अपने देश में, तो वहां पर आपका झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, वहां पर जो है आपको जो है काफी मात्रा में खनिज मिलते हैं। तो इनका क्या है, इनका वितरण जो असमान होता है। बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन जो कह रहा है कि सी वाला है ये असामान्य होते हैं, ये इनकी विशेषता नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मीनू जी, सी वाला हो जाएगा, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां अभ्रक का प्रमुख उत्पादक नहीं है। कौन सा राज्य है अभ्रक का प्रमुख उत्पादक नहीं है। एक आपका है झारखंड, बी है राजस्थान, सी है कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। तो बताना है आपको अभ्रक कहां पर उत्पादन नहीं होता है, प्रमुख उत्पादक नहीं है, आपको बताना है प्रमुख। ठीक है, उत्पादन तो होता होगा, थोड़ा बहुत तो मिलता ही है, लेकिन प्रमुख उत्पादक की बात की जा रही है। तो कौन सा राज्य है, कर्नाटक। कौन सा भैया है, कर्नाटक जो है आपका। ठीक है, आपका जो कर्नाटक वाला है राज्य है, यहाँ पर जो है अभ्रक जो है नहीं मिलता है। अभ्रक कहाँ कहाँ मिलता है, आपका झारखंड में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, बिहार का ही भाग था झारखंड, तो बिहार हो गया, झारखंड हो गया। राजस्थान में मिलता है, आंध्र प्रदेश में मिलता है। सी वाला होगा भैया, सी वाला है,
टी वाला जो कर्नाटक में है, जो प्रमुख नहीं होता ना। चलिए बहुत बढ़िया। और अभ्रक में क्या है, जो भारत है, भारत जो है, भारत है अभ्रक के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान रखता है। भारत अभ्रक के उत्पादन में, उत्पादन में, उत्पादन में जो है फर्स्ट प्लेस रखता है ना, प्रथम स्थान। क्या हो जाएगा भैया इनका, प्रथम स्थान हो जाएगा ना हम लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राजस्थान में तो होता है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, राजस्थान में आपका होता है। आप राजस्थान से हैं मीनू जी, आपका राजस्थान में होता है, लेकिन आपका जो कर्नाटक में नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। 22 कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए भैया आप लोग। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलाइए। सूची फर्स्ट आपकी ये है और सूची सेकंड आपकी ये है, ठीक है। और आंसर हमारा ये यहाँ पर है, ये हमारा आंसर कूट है। इधर क्या है आपका, सेरीकल्चर है, पीसी कल्चर है, वीटी कल्चर है, हार्टिकल्चर है। और सर इधर क्या है आपका, एक है सब्जी फूलों और फलों की खेती है, दूसरा है अंगूर की खेती है, तीसरा है मत्स्य पालन है, और चौथा है रेशम के कीटों का पालन। अच्छा यूपी से हैं, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है आप, है ना, यूपी से हैं, अच्छी बात है। तो आप लोग बताइए, आप यूपी के नागरिक हैं, यूपी के निवासी हैं? बताइए आप यूपी के नागरिक हैं कि यूपी के निवासी हैं? आंसर दीजिए आप लोग। हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 22, बताइए आप लोग। तो आपका है सेरीकल्चर है। सेरीकल्चर क्या होता है, जो रेशम के कीटों का जो पालन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ए बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। बी वाला क्या आपका फिशिकल्चर है, तो जो मत्स्य पालन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, तीसरा बोलते हैं आपका हो जाएगा मत्स्य पालन, फिशिकल्चर। सी आपका है विटिकल्चर, जो अंगूर की खेती होती है ना, अंगूर की खेती जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विटिकल्चर बोलते हैं। यहाँ पर 2 हो जाएगा। और चौथा आपका क्या है, हार्टिकल्चर है, जो आपकी बागवानी होती है ना, जो सब्जी होती है, फलों फूलों की जो बागवानी होती है उसको क्या बोलते हैं, हार्टिकल्चर बोलते हैं। तो आपका है 4 3 2 1 है, तो आपका किसमें है, आपका है 4 3 2 1, आपका डी वाला हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, निवासी हूं और नागरिक भी नहीं भैया, आप जो यूपी के केवल निवासी है, नागरिक आप केवल भारत के हैं, केवल आपकी एक ही नागरिकता होती है ना, नागरिकता केवल आपकी भारत की है। आप यूपी के निवासी हैं और भारत के नागरिक हैं, ठीक है, आप यूपी के नागरिक नहीं हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि जैविक कृषि के संदर्भ में आपको बताना है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक कह रहा है आपका कि इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, इसके साथ ही कृषकों को जो है आय अधिक प्राप्त होती है तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद की अधिक, जो जैविक उत्पाद होते हैं वो अधिक खरे उतरते हैं। और तीसरा कह रहा है कि फसलों का जो उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण किया जाता है। इसमें बताना आपको कौन सा जो है असत्य है, ठीक है। ए है केवल 1 और 2, बी कह रहा केवल 3, सी कह रहा कि 2 और डी कह रहा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23, बताइए आप लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भैया, आनुवांशिक खेती के बारे में बता रहा है, उसकी सॉरी जैविक खेती के बारे में बता रहा है, जैविक कृषि के बारे में। तो कह रहा है कि एक कह रहा है कि इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद की जगह, है ना, क्या है, जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल आपका है, इसमें क्या करते हैं हम, जैविक खाद का प्रयोग करते हैं ना। जैसे आपका कहते हैं गोबर का खाद हो गया, जैविक खाद होती है आपकी ना, गोबर वगैरह हो गया है ना। तो जैसे आपका जो सिक्किम राज्य है, प्रथम जैविक राज्य है ना, प्रथम जो है जैविक राज्य आपका सिक्किम है। दूसरा कह रहा है इसमें कि जैविक विधि द्वारा जो खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती है भैया है। हम रासायनिक खाद में क्या होता है, जैसे हम क्या डीएपी डालते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट हो गया, हम यूरिया डालते हैं उसमें NH2CO NH2 हो गया, ये महंगी होती है ना, इसमें लगभग 1600-1500 की बोरी आती है डीएपी की, 600-700 की आती है बोरी यूरिया की आती है, तो काफी मात्रा में हमारा पैसा खर्चा होता है। लेकिन जो गोबर की खाद है भैया, हमारे यहाँ जानवर है, उसका हम जो घूर बोलते हैं ना, इकट्ठा कर लिए घूर में, तो आपकी जो जैविक खाद आपकी कम लागत में बनती है, ठीक है, ये भी सही है। और साथ ही जो कृषकों को आय अधिक होती है, बिल्कुल सही करा था। अंतरराष्ट्रीय जो बाजार होता है, जो हम जब तुलना करते हैं उसके जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में, तो क्या होता है, जो हमारे जो जैविक उत्पाद होते हैं अधिक खरे उतरते हैं ना, ठीक है, आपका जो दूसरा भी सही हो जाएगा।
लेकिन तीसरा कह रहा है कि फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण किया जाता है। जैविक कृषि में नहीं भैया, इसमें जो है फसलों का जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। ये आपका गलत हो जाएगा, आपका असत्य पूछा गया है तो आपका जो है तीसरा केवल हो जाएगा, आपका बी वाला हो जाएगा राइट आंसर असत्य में। बहुत बढ़िया, माया जी का आ गया है, तेज कवि, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 24, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक कह रहा है कि इस प्रकार की कृषि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। दूसरा कह रहा है इस प्रकार की कृषि में धान चावल जो है मुख्य फसल होती है। और तीसरा कह रहा है कि यह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो आपको बताना इसमें कौन सा जो है सत्य है, बताइए आप लोग कौन सा सत्य है। ए कह रहा है कि केवल एक, बी कह रहा है केवल 2 और 3, सी कह रहा है कि 1 और 3 और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24, तो मीनू जी का आ गया है 24 मतलब कि ऑल राइट। चलिए देखते हैं भैया, ऑल देखते हैं। कह रहा है गहन निर्वाह कृषि, क्या कह रहा है भैया, गहन निर्वाह कृषि मतलब होता है कम स्थान पे ज्यादा लोगों के द्वारा खेती की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गहन निर्वाह कृषि बोलते हैं। तो इस प्रकार की कृषि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, बिल्कुल कह रहा भैया, ठीक है भैया। जो गांव देहात में लोगों के पास क्या होता है, जी सूरज जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। तो जो गांव देहात में क्या होता है, लोगों के पास जमीन कम होती है, ठीक है। आप ही देख लीजिए, हमारे यहाँ 2 बीघा जमीन है, आपके यहाँ किसी के यहाँ 4 होगी, किसी के यहाँ 5 होगी, किसी के यहाँ 100 200 300 बीघा जमीन नहीं होगी ना। तो क्या होती है भैया कि इस प्रकार की कृषि क्या होती है, पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ना, कि हमारे घर का पेट पल जाए, ठीक है, उसके बाद जब बचेगा तो हम बेचेंगे उसको ना। तो ये आपकी गहन निर्वाह कृषि होती है, बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि इस प्रकार की कृषि में धान धान या चावल मुख्य फसल होती है, बिल्कुल कह रहा भैया, धान चावल मुख्य फसल होती है। इसके अलावा जो है हम क्या बोलते हैं, इसके अलावा जो है हम गेहूं भी बोते हैं इसमें, ठीक है। तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि यह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, ये आपके देश होते हैं जिसको हम दक्षिण पूर्व एशिया बोलते हैं। एवं पूर्वी एशिया के जो सघन जनसंख्या वाले जो देश हैं मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो आपकी ये भी सही हो जाएगा, तो आपका 1 और 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, बिल्कुल मीनू जी का बढ़िया आया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा है 25, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए भैया, कह रहा है कि ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। एक कह रहा है कि आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और मिश्रित कृषि शामिल है। और दूसरा कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। जी कुछ 2 बीघा में क्या होता है सर जी, उसमें तो फसल भी बहुत कम होती होगी। हाँ हाँ हाँ, चलिए हाँ हो जाता है, सब ऊपर वाले की कृपा है, चल जाता है, काम चल रहा है, अपनी दाल रोटी चली रही है आप सबके सहयोग से ना। चलिए बताना है आपको, चलिए देखते हैं भैया, आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। आदिम आदिम जो होती है ना, आदिम निर्वाह कृषि के बारे में बताना आपको है। तो आदिम निर्वाह कृषि में बता रहा है कि स्थानांतरित कृषि, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम झूमिंग कृषि बोलते हैं स्थानांतरित कृषि को। झूमिंग कृषि और मिश्रित कृषि दोनों शामिल है, नहीं भैया, जो आदिम निर्वाह कृषि होती है, आदिम निर्वाह कृषि में क्या होता है, आपकी स्थानांतरित कृषि या फिर झूमिंग कृषि तो शामिल है, लेकिन जो है इसमें मिश्रित कृषि शामिल नहीं है। इसमें क्या होती है, इसमें जो चलवासी जो पशुचारण होता है ना, वो शामिल होता है ना, पशुचारण जो होता है ना, चलवासी पशुचारण शामिल होता है इसमें, ठीक है। तो आपका हो जाएगा इसमें, एक तो आपका गलत हो गया, चलिए एक गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि होती है, तो बिल्कुल होती है, जो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो आपका आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये जो क्षेत्र है इसमें जो है स्थानांतरित कृषि काफी मात्रा में होती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पर हम झूमिंग कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, झूमिंग कृषि ना। यहाँ के जो लोग हैं बहुत झूम झूम कृषि करते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको हम झूमिंग कृषि बोलते हैं। तो आपका जो है दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो आपका कौन सा सही इसमें पूछा गया, केवल 2 हो जाएगा, आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है 26, कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है।
ठीक है, और हमारा कूट उधर दिया गया है। इधर आपका सूची फर्स्ट में क्या है, आपका स्थानांतरणशील कृषि के नाम है, और सूची सेकंड में आपका दिया गया है देश और स्थान का नाम दिया गया है। ए है आपका झूमिंग कृषि, बी है मिल्पा, सी है रोका और डी है लदांग। एक आपका इधर मलेशिया है, दूसरा आपका मैक्सिको है, तीसरा आपका है ब्राजील है, और चौथा आपका उत्तर पूर्वी भारत है, और उधर आपका दिया गया है कूट। आप लोग जो है मीनू सामर जी उसको आप जो है अच्छे से कूटिए, है ना। चलिए माया जी, मीनू जी, बी इज राइट आंसर। चलिए भैया देखते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, झूमिंग। तो झूमिंग हम जानते हैं भैया, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट देश, हमारे जो देश के जो नॉर्थ ईस्ट वाला भाग है, ठीक है, जो जिसको हम सेवन सिस्टर बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं हम, झूमिंग कृषि बोलते हैं। तो आपका 4 का ए हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। उसके बाद मिल्पा कहाँ होती है, जो मिल्पा होती है वो मैक्सिको में होती है, यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका, मिल्पा जो बोलते हैं वहां पर। रोका कहाँ बोलते हैं, जो आपका ब्राजील होता है वहां पर रोका बोलते हैं, रोका ना, ब्राजील में यहाँ पर हो गया। और लदांग जो मलेशिया वाला भाग है वहां पर इसको हम लदांग बोलते हैं, आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 4 2 3 1 आपका कहाँ पर है, 4 2 3 1, 4 2 3 1 आपका हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा जी। राइट आंसर आपका सी वाला हो गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया मीनू जी। ये याद नहीं है, कोई बात नहीं, याद नहीं है, आपका सी वाला हो जाएगा। झूमिंग कृषि हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी भारत में, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में, ठीक है। नाम अलग अलग दिया गया है, काम एक ही होता है लेकिन नाम अलग है ना। और आपका रोका कहाँ हो गया, ब्राजील में बोलते हैं इसको, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र के देश के नाम है। और लदांग बोलते हैं मलेशिया में, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में, हो सकता है आपके पीसीएस का जो एग्जाम होगा उसमें पूछ सकता है, या फिर जो समीक्षा अधिकारी का जो पुनर्परीक्षा होगी एग्जाम उससे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। और फिर हमारा प्रचार आ गया है। जानते हैं आपकी जो हमारा एक रेलवे जो ग्रुप डी है, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी को टारगेट करते हुए हम लोगों ने एक सफलता बैच शुरू किया था। मीनू जी आप शायद आप नहीं हैं, मीनू जी हो गई, माया जी हो गई, अगर हम ना जान रहे हो तो आप, हम लोगों ने एक सफलता बैच शुरू किया था ओपन जेएस एकेडमी की तरफ के लिए। बहुत बेस्ट उपहार आप लोगों के लिए है। इसमें जो है इसकी जो सारी क्लासेस 5 तारीख से स्टार्ट है, एक महीना होने वाला है, 5 तारीख से 1 महीना हो जाएगा, ठीक है। जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, ठीक है। सुबह 10 बजे से हमारी हिंदी की क्लास होती है, 10 से 11, फिर इसके बाद 11 बजे से 3 बजे तक जो है इसकी ग्रुप डी की क्लास चलती है। तो आप लोग जो है अगर ना जानते हो तो इसको आप लोग जान लीजिए, और इसका आप लोग जो है प्रचार करिए, जो ग्रुप है उनमें भेजिए आप लोग, ठीक है। और सभी लोग जो है, जो नए लोग जुड़े हैं आज हमसे, सब लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जो है जितने भी आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं जी जी, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में इसको सेंड करिए, फॉरवर्ड करिए। व्हाट्सएप ग्रुप है गया, या फिर आपका टेलीग्राम ग्रुप हो गया, या फिर आपके फेसबुक ग्रुप है। जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। तो आप लोग यही सूचना है आप लोगों से कि आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ठीक है। मीनू सावर जी, माया कुशवाहा जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया ना। चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को हम और करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद भैया, जय हिंद, जय भारत।